अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के विशिष्ट प्रकार। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। ओके, तो देखो बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन मींस एटॉमिक हाइड्रोजन विच फॉर्म्ड इन एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन। समझे बच्चों कि कोई रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन में यदि एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है तो उस एटॉमिक हाइड्रोजन को ही हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इमीडिएट या तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में चेंज हो जाते हैं, मींस H2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, या फिर अदर रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिएक्शन करते हैं और किसी अदर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ओके, यही डेफिनेशन है कि एटॉमिक हाइड्रोजन विच फॉर्म इन एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मींस H2 or can reacts with other reactant due to high reactivity। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये तुरंत अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए या तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में चेंज हो जाते हैं H2 फॉर्म में, या फिर क्या होगा कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उससे रिएक्शन कर सकते हैं और इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4, तो क्या बन गया ZnSO4 और ये क्या है H2। ये H2 अगर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। तो यहां पर कोई रिएक्टेंट अदर नहीं है, तो Zn ने और H2SO4 ने रिएक्शन की, यहां पर ये एटॉमिक हाइड्रोजन बनी जिसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और ये थोड़ा सा एक टाइम बीता, रिएक्शन का कुछ समय बीत गया और वो चेंज हो जाता है किसमें, H2 गैस में। अब अगर हम ये कहें कि हम इसको एक रिएक्शन में बन रहा है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखो KMnO4 और H2SO4 मिलाया जाए, कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रंग चेंज मतलब कलर चेंज नहीं होता। मींस KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन तो कर सकता है लेकिन जो आगे ऑक्सीजन निकलेगा उसको कौन रिड्यूस करे, तो आगे कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा जिंक मिला है तो जिंक क्या होगा कि यही रिएक्शन देगा और ये जो हाइड्रोजन है वो KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। मींस KMnO4 H2SO4 डायरेक्ट लिया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर जिंक मिला दें तो जिंक और H2SO4 से कुछ समय के लिए एक रिएक्शन के किसी क्षण में हाइड्रोजन बन जाएगा, एटॉमिक नेसेंट हाइड्रोजन, और ये KMnO4 को रिड्यूस कर देता है और डीकलराइजेशन हो जाता है, मींस रंगहीन हो जाता है। तो इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये इसका एक एविडेंस है। समझ गए बच्चों कि किसी भी रासायनिक क्रिया में या अभिक्रिया के किसी क्षण में अगर कोई परमाणविक हाइड्रोजन बन जाता है, बीच में कुछ समय के लिए बनता है, तो उसे बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये रिएक्टिव होते हैं और अगर रिएक्शन में कोई और अदर रिएक्टेंट इन्हें नहीं मिलता तो ये तुरंत मॉलिक्यूलर फॉर्म में मींस H2 के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, या फिर अगर कोई रिएक्टेंट मिल गया उनको तो या तो उसे रिड्यूस कर देंगे या कोई अदर प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे ZnSO4, Zn और H2SO4 की रिएक्शन से ZnSO4 और क्या बन गया 2H, ये नेसेंट हाइड्रोजन बना, कुछ समय हुआ और वो H2 के फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पर इस रिएक्शन के एविडेंस को देखें कि KMnO4 में अगर आपने H2SO4 मिला दिया तो कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन आपने तुरंत अगर उसमें Zn मिला दिया तो ये डीकलराइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Zn और H2SO4 से ये रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन बनी, हाइड्रोजन ने KMnO4 को रिड्यूस कर दिया और कोई मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती। इसका मतलब है कि इस H ने इसके साथ रिएक्शन करनी। तो यहां तक बात समझ गए होंगे नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये क्या है एटॉमिक हाइड्रोजन? तो देखो, हाइड्रोजन गैस ली जाए और उसमें इलेक्ट्रिक आर्क लगाया जाए। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब 2 इलेक्ट्रोड लगा के और हाई वोल्टेज पर डिस्चार्जिंग की जाए, तो इस इलेक्ट्रिक आर्क की एनर्जी से जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है मींस H2 मॉलिक्यूल है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम बने
वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होते हैं। इन्हीं एनर्जेटिक हाइड्रोजन्स को क्या बोला जाता है बच्चों? एटम्स को एटॉमिक हाइड्रोजन। When hydrogen gas means H2 passed through an electric arc, then H2 molecule dissociated give atoms of hydrogen which is called atomic hydrogen। समझ गए बच्चों? जब H2 गैस में विद्युत आर्क प्रवाहित किया जाए, ये आर्क एनर्जी प्रोवाइड कराता है H2 मॉलिक्यूल को, ताकि H2 मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जाए? एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन अणु के वियोजन से परमाणविक हाइड्रोजन बनता है, इसे बोलते हैं परमाणविक हाइड्रोजन। जैसे ये है H2 गैस, इलेक्ट्रिक आर्क लगाया गया, ये दो एटम में चेंज हो गया, तो ये एक बहुत ही ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पर मोल हाइड्रोजन के डिसोसिएशन में कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है? तो ये जो हाइड्रोजन बने, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक हाइड्रोजन। ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है बहुत ही हाईली एनर्जेटिक एटम्स होते हैं। ओके, और इट वेरी शॉर्ट लाइफ, सॉरी इट हैज, ठीक है, वेरी शॉर्ट लाइफ। इनका जो जीवन काल है, हाफ लाइफ अगर देखें तो 0.3 सेकंड का होता है। तो इनका जो हाफ लाइफ है बहुत ही छोटा होता है, और ये रेडियली रिटर्न इनटू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन H2, और तुरंत ये क्या होते हैं? फिर से अपने H2 मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मींस ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये रिटर्न हुआ H2 और इतनी एनर्जी पर वो जितनी एब्सॉर्ब हुई वही रिलीज हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है वेल्डिंग या कटिंग पर्पस में, क्योंकि इसमें लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि एक गैस वेल्डिंग या कहीं की किसी हाई वेल्डिंग कटिंग में यूज करते हैं। और इसको, इस प्रोसेस में, इस पूरी हाइड्रोजन को जो है, एक पूरी प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजन एटॉमिक टॉर्च। मींस एक प्रकार का अपरेटस होता है जिसमें ये पूरी प्रोसेस चलती है, उसे बोला जाता है हाइड्रोजन एटॉमिक टॉर्च। तो समझ गए बच्चों कि ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, परमाणविक हाइड्रोजन है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके जो एटम्स है बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली होते हैं, और इनका जो लाइफ टाइम है बहुत कम होता है। मींस इसका जो हाफ लाइफ है, जीवन काल है 0.3 सेकंड का, और ये शीघ्रता से अपने मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं H2 में, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मींस इसमें चेंज हुआ तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो रिलीज हो गई। तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है वेल्डिंग और कटिंग पर्पस में, और जो अपरेटस यूज होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक टॉर्च। इससे लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आता है कि इन दोनों की रिएक्टिविटी आपसे पूछा जाए कि नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपने देखा कि एक नॉर्मल रिएक्शन में जो एटॉमिक हाइड्रोजन बन रही थी वो तो क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन। तो वो एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती उनमें, वो भी रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ जो एटॉमिक हाइड्रोजन बनी है डिस्चार्जिंग से, मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे में एटॉमिक हाइड्रोजन की जो एक्टिविटी है या कहें कि जो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि स्टेबिलिटी, आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स इन नेसेंट, या हम ये कहें कि स्टेबिलिटी, डायरेक्ट हम उनकी स्टेबिलिटी है, तो जो स्टेबिलिटी में अगर आप देखें, ओके, कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम, तो अगर यहां पर आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात की गई हो तो H2 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। फिर आएगा यहां पर क्या? नेसेंट हाइड्रोजन, ओके, एटम, और सबसे कम स्टेबल होगा एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। ये है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होता है सीधा सा है बच्चों, ये इनर्ट होता है, ये हाईली रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्टिव होता है, तो हम इसे बोलेंगे हाईली रिएक्टिव। अगर आपसे एनर्जी ऑर्डर में पूछा जाए कि एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ
हाइड्रोजन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो एनर्जी ऑर्डर में H2 मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये क्या है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन ये हो गया, और उससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा होगा एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए, ओके, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी, तो यही होगा H2, फिर नेसेंट हो गया, और फिर क्या हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन। ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है हाइड्रोजन का, वो है H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, नॉर्मल टेम्परेचर पर इनर्ट होता है। उससे कम स्टेबल होता है नेसेंट हाइड्रोजन, ये तो लगभग स्टेबल होते ही नहीं है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये रिएक्टिव होते हैं। और एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो क्या है हाईली रिएक्टिव, और हम ये कहें लीस्ट स्टेबल, ओके। और ये क्या हो गया बच्चों मोर स्टेबल, इस तरह से। तो इनमें क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्ट होता है कि तीनों हाइड्रोजन्स में आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले तो इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो जो एनर्जी का ऑर्डर है वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके भी टाइप्स होते हैं, ओके। इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स या एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम जो है एक दूसरे से बॉन्डेड है। हर एक हाइड्रोजन एटम में क्या है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। समझे बच्चों कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और ईच एटम में क्या है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं जस्ट ऐसा ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन में भी स्पिन होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। तो इसी न्यूक्लियर स्पिन के बेस पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो समझे बच्चों कि H2 अणु में दो परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वैसे ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी घूमते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, नाभिकीय चक्रण। तो इस न्यूक्लियर स्पिन के बेस पर H2 मॉलिक्यूल टू टाइप का होता है, उन्हीं को बोला गया है न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। आणविक हाइड्रोजन के ठीक है प्रकार नाभिकीय चक्रण समावयवी या फिर हम इन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोजन के अपर रूप। तो देखो बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन टू एटम्स एंड ईच एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। इन ईच एटम प्रोटॉन इज आल्सो स्पिनिंग अबाउट एक्सिस लाइक प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन घूम रहा है वैसे ठीक है सॉरी जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है जस्ट वैसा ही प्रोटॉन की भी स्पिन होती है न्यूक्लियस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन H2 has two spin isomers। समझ गए बच्चों कि H2 में दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, प्रत्येक परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन भी अपनी अक्ष पर नाभिकीय चक्रण दर्शाते हैं। इस चक्रण के आधार पर H2 के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन और एक होता है बच्चों क्या पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होगा कि दो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं रोटेट होते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्पिन शो करते हैं। तो उसे बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन व्हेन प्रोटॉन्स स्पिन आर इन द सेम डायरेक्शन इन ईच एटम। प्रत्येक परमाणु के प्रोटॉन का चक्रण एक ही दिशा में होगा। अभी मैं डायग्राम से बताता हूं। तो पैरा हाइड्रोजन क्या होगा जिसमें क्या होगा कि दोनों प्रोटॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ओके। अब देखो कैसे, मतलब ऑर्थो को आप ऐसे याद रखना है कि दोनों आगे की तरफ चल रहे हैं, एक आगे तो वो भी आगे, तो ऐसे ऑर्थो याद कर लेना है। और पैरा का मतलब है एक दूसरे के पीछे हो जाना, मतलब है कि एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक याद कर लो तो दूसरा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। देखो अब हम इसके डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑर्थो का स्पिन दिखाई देता है और कैसे पैरा का स्पिन दिखाई देता है, ओके। तो आप इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम ऐसे लेंगे कि ये दो हाइड्रोजन एटम हैं जो एक दूसरे से इस तरह से बॉन्डेड है। ये हो गया इनका न्यूक्लियस, ये
इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं तो प्रोटॉन का ऐसा रोटेशन चल रहा हो यूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन। ओके, थर्मली ये ज्यादा स्टेबल होता है, थर्मली अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा। तो ये है इस तरह से, ये जो दिख रहा है ये क्या है बच्चों, प्रोटॉन स्पिन। ओके, अगर हम टोटल स्पिन की बात करें तो +1/2 +1/2, तो हमारे पास आएगी टोटल स्पिन 1। और अब हम इसमें चले जाते हैं यूं। ओके, यहां पर एक प्रोटॉन इस तरह से न्यूक्लियस है, तो एक ऐसा, तो ये ऐसा। तो जब प्रोटॉन स्पिन अपोजिट दिख रही है, ये क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन स्पिन, ये क्या है, सेम डायरेक्शन, प्रोटॉन स्पिन्स जो या प्रोटॉन्स स्पिन इन सेम डायरेक्शन। ओके, यहां पर आ जाओ, तो ये कहलाता है कौन सा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये इसको हम मॉलिक्यूल करेंगे। तो यहां पर जो स्पिन देख रहे हैं, टोटल स्पिन अगर हम देखें तो एक +1/2 है, तो एक -1/2 होगी 0। और यहां पर जो प्रोटॉन्स स्पिन दिख रही है, ओके, ये है स्पिन, ये कैसी दिख रही है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये है पैरा और ये है ऑर्थो। इस तरह से न्यूक्लियर स्पिन के बेस पर, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। ओके, ऑब्जेक्ट होता है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है, तो न्यूक्लियस में ये एलोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। एक तो इनके डायरेक्शन कि उनके स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये याद रखना है। अभी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है। ओके, पहले यहाँ तक नोट। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लेते हैं कि इन दोनों फॉर्म में, मींस ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस दिखता है। देखो, एक तो है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मींस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर लिया जाए और हाइड्रोजन सैंपल लिया जाए, तो उस सैंपल में 75% तो होता है ऑर्थो, और जो बाकी बचा 25% वो क्या हो जाता है, पैरा। ऑर्थो आगे है, आगे का मतलब है ज्यादा, ज्यादा मतलब 75%। ओके, मतलब 3:1 में ऑर्थो और पैरा होता है। ये तो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में ऑर्थो और पैरा का रेशियो क्या है, तो वो है 3:1, मींस उसमें 75% तो ऑर्थो हाइड्रोजन और 25% क्या है, पैरा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर थर्मली स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों कि एक नॉर्मल टेम्परेचर में हम देख रहे हैं कि ऑर्थो का परसेंटेज ज्यादा है। रीजन ये है कि जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है कि जब उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एटम्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, तो ऑर्थो में अगर आप देखोगे तो ऑर्थो में जब प्रोटॉन स्पिन होती है तो ये जब एक दूसरे के जस्ट सामने आते हैं तो इनमें क्या है, अट्रैक्शन आ जाता है। जबकि ये जब एक दूसरे के सामने ये प्रोटॉन्स आते हैं तो यहां रिपल्सन आ जाता है। मींस यहां पर क्या बनेगी, रिपल्सन की कंडीशन, ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, बनेगा बच्चों, अट्रैक्शन की कंडीशन। तो यही मैंने यहां लिखा है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, कि दस ऑर्थो हाइड्रोजन मोर थर्मली स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑर्थो फॉर्म, क्योंकि ऑर्थो फॉर्म की इंट्रिंसिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने पर ज्यादा परसेंटेज, इसका मतलब ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज इन पैरा हाइड्रोजन प्रोटॉन अराइजेस, ठीक है, अट्रैक्शन ड्यूरिंग द स्पिन, बट इन ऑर्थो की बात करें, बट इन पैरा, ठीक है, क्या लिखा है आपने कि ऑर्थो में, बिकॉज इन ऑर्थो, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स अराइजेस, ठीक है, अट्रैक्शन ड्यूरिंग द स्पिन, बट इन पैरा, अगर आप पैरा में जाओगे, ये है पैरा हाइड्रोजन, तो पैरा में हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटॉन्स अराइजेस रिपल्सन ड्यूरिंग द स्पिन। समझ गए बच्चों कि सामान्य ताप और दाब पर अगर हम हाइड्रोजन गैस का सैंपल लें तो हमें हाइड्रोजन जो ऑर्थो होगा उसमें 75% और जो पैरा होगा वो 25%, 3:1 में। रीजन
इसका मतलब ये है कि ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है थर्मली, thus the ऑर्थो हाइड्रोजन मोर थर्मली स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन में जब इस तरह की स्पिन चलती है प्रोटॉन की, तो जब ये प्रोटॉन एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनमें अपोजिट स्पिन हो जाता है, जिससे इनमें अट्रैक्शन आ जाता है। जबकि आप पैरा में देखोगे तो जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनमें रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण ये इसको थर्मली कम स्टेबल बना देता है। तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए, आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि बहुत ही लो टेम्परेचर 20 केल्विन रखा जाए तो हाइड्रोजन सैंपल में 99.82% तो पैरा हाइड्रोजन और 0.18% ऑर्थो हाइड्रोजन रह जाता है। ये लगभग 100% के आसपास आ गया। Thus, at low temperature, para hydrogen is more stable than ortho hydrogen. समझ गए ना? लो टेम्परेचर पर पैरा ज्यादा स्टेबल है और हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है। Rise in temperature from 20 Kelvin, the percentage of ortho form increase. अगर आप 20 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर को राइज करते हैं तो धीरे धीरे ऑर्थो हाइड्रोजन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी और नॉर्मल टेम्परेचर तक ये कहां पहुंच जाएगी, इंक्रीजेस एंड रीचिंग टू लिमिटिंग रेशियो 75% ऑर्थो 25% पैरा। इसके बाद चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, ये रेशियो चेंज नहीं होता एट नॉर्मल टेम्परेचर, एंड दिस रेशियो मींस 3:1 ऑर्थो और पैरा का नॉट इंक्रीज इवन द टेम्परेचर राइजेस एनी लिमिट। आप चाहे कितनी भी लिमिट तक बढ़ा दो फिर ये रेशियो चेंज नहीं होगा। मींस हाइड्रोजन सैंपल नॉर्मल टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर, आप चाहे वो 1000 डिग्री दे दी जाए, चाहे 400 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी दे दिया जाए, उसमें ऑर्थो 75% और पैरा 25% ही रहता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि पैरा हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म। प्योर पैरा हाइड्रोजन पॉसिबल है, प्योर पैरा हाइड्रोजन को हम ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 केल्विन पर आप देख रहे हैं 99.82% जो है परसेंट, तो पैरा आ गया लगभग 100%। तो प्योर हाइड्रोजन पैरा तो पॉसिबल है, बट प्योर ऑर्थो फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो प्योर पैरा फॉर्म पॉसिबल है, प्योर ऑर्थो फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो समझ गए बच्चों कि 20 केल्विन पर पैरा होता है 99.82% और ऑर्थो कितना है 0.18%। और अगर हम 20 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऑर्थो का परसेंटेज बढ़ने लगेगा और कहां तक पहुंच जाएगा, बढ़कर वही हो जाएगा 75% तक पहुंच जाएगा। और ये अनुपात फिर किसी ताप पर नहीं बदलता, ऊपर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर आप चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, अब ये रेशियो चेंज नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि शुद्ध पैरा रूप प्राप्त करना संभव है किंतु ऑर्थो संभव नहीं है। तो इस तरह से समझें कि ये है ऑर्थो और पैरा 25% और ये है किसमें, नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, कि ये है एट नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान। ये हाइड्रोजन के सैंपल में जो है आप देख रहे हैं कि सैंपल ऑफ H2 में ये है, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया अप टू 20 केल्विन तो पहुंच जाएगा ऑर्थो और पैरा का रेशियो, ऑर्थो हो जाएगा ये और पैरा हो जाएगा 99। टेम्परेचर फिर इंक्रीज करोगे ये रेशियो पहुंच जाएगा नॉर्मल तक। इसके बाद चाहे कितना भी टेम्परेचर, मतलब हम ये टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर, तो भी यही रेशियो बना रहेगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होता है ना, एक तो यही होता है कि हाइड्रोजन सैंपल में अगर हम रेशियो पूछें कि नॉर्मल टेम्परेचर में तो क्या है, तो 3:1 ऑर्थो और पैरा। लो टेम्परेचर में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो पैरा। क्या पैरा फॉर्म पॉसिबल है, तो हाँ, लेकिन ऑर्थो प्योर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहां तक ये सारे पॉइंट्स बहुत ही काम के हैं, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है कि जो दोनों आइसोमर्स हैं ऑर्थो और पैरा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो काफी डिफरेंस होता है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, इनमें काफी डिफरेंस होता है। समझ गए ना? फिजिकली ये काफी डिफर होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पैरा H2 is 20% ग्रेटर देन ऑर्थो हाइड्रोजन।
समझ गए ना। पैरा हाइड्रोजन का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ऑर्थो हाइड्रोजन से लगभग 20% ज्यादा है। जस्ट ऐसा ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर H2 जो प्योर पैरा हाइड्रोजन है, प्योर पैरा हाइड्रोजन इज 0.15 केल्विन लोअर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन कंटेनिंग 75% ऑर्थो, मींस ऑर्थो जिसमें ज्यादा है उसके मेल्टिंग पॉइंट से अगर हम प्योर पैरा हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 0.15 केल्विन कम होता है। ओके, बट दोनों जो आइसोमर्स हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं बच्चों। दोनों आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो समझ गए बच्चों कि दोनों रूपों के भौतिक गुणों में कुछ अंतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया ऊष्मीय चालकता हो गई, विशिष्ट ऊष्मा हो गई, गलनांक है, क्वथनांक है, इनमें काफी अंतर होता है। जैसे पैरा H2, जो पैरा H2 होता है उसकी ऊष्मी चालकता ऑर्थो H2 की ऊष्मी चालकता से लगभग 20% अधिक है। ऐसे ही जो प्योर पैरा रूप है उसका जो गलनांक है वो 75% ऑर्थो हाइड्रोजन युक्त सैंपल जो होगा उससे कितना कम होता है, 0.15 केल्विन कम होता है। बट दोनों आइसोमर्स रासायनिक गुणों में बिल्कुल समानता रखते हैं। मींस हम ऑर्थो और पैरा की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करते। तो यहां तक आप समझ गए कि H2 मॉलिक्यूल के दो न्यूक्लियर स्पिन थे, एक पैरा और एक ऑर्थो। उनकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं आप देखोगे एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप इनको अच्छी तरह से एक बार देखेंगे। ओके, अब देखो बच्चों एक टॉपिक और बता देता हूं मैं भी आपको, ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्लूजन होता क्या है? देखो ऑक्लूजन क्या है कि हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी है कि कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं अगर वो डस्ट के फॉर्म में लिए जाएं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है। समझ गए ना, यही लिखा है मैंने कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन द डस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जब ट्रांजिशन मेटल्स के डस्ट में हाइड्रोजन लार्ज क्वांटिटी में अब्सॉर्ब हो जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाए, ठीक है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं और, ठीक है, एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे एब्जॉर्ब हो। अगर लार्ज क्वांटिटी में सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, डस्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बच्चों क्या, ऑक्लूजन। सीधा सा है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सरफेस या डस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन। संक्रमण तत्वों में, चूर्ण में या उनकी सतह पर हाइड्रोजन गैस का लार्ज क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होना ही क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्लूजन। ध्यान रखें ऑक्लूजन में जो हाइड्रोजन होती है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म या एटॉमिक फॉर्म में ही होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑक्लूजन एंड एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज अ फिजिकल फिनोमिना। ध्यान रखें कि ये एक फिजिकल फिनोमिना है। समझ गए बच्चों, यह है एक भौतिक घटना है। मींस जो हाइड्रोजन है अपना एटॉमिक फॉर्म में रहेगी या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई रिएक्शन नहीं होती, ये एक फिजिकल फिनोमिना है। तो संक्रमण तत्वों के चूर्ण में हाइड्रोजन गैस का अवशोषित होना ऑक्लूजन कहलाता है। और जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई है या एडजॉर्ब हुई है, समझ गए बच्चों, उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस चिपक गई या अधिशोषित हो गई या अवशोषित हो गई वो क्या कहलाती है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। जैसे Pt, PdF, CONI, इनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है। हम देखते हैं कि कैटालिस्ट के फॉर्म में Pt, PdNi का यूज होता है हाइड्रोजन गैस जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं। रीजन यही है कि ये हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में और फिर उसको ज्यादा एक्टिव बना देते हैं। अभी हम एक्टिविटी को भी देख सकते हैं। Pt कैन एब्सॉर्ब 1000 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ H2। H2 के अपने मतलब Pd अपने वॉल्यूम से 1000 वॉल्यूम कहीं ज्यादा किसको एब्सॉर्ब कर सकता है, H2 का। ऑक्लूजन पावर आप कुछ मेटल्स का दे रखा है Pt, Pd, Au, Ni। समझ गए बच्चों, ये ऑक्लूजन पावर है डिफरेंट मेटल्स की। अब आता है कि इसके यूजेस क्या है। तो देखो ऑक्लूजन का यूज सबसे ज्यादा होता है कैटालिसिस में। ध्यान रखें कैटालिसिस
जो मेटल कैटालिस्ट होते हैं उनकी कैटालिसिस इज ड्यू टू ऑक्लूजन। जो धात्विक उत्प्रेरक है बच्चों, उनकी उत्प्रेरण क्षमता किसके कारण ही होती है? ऑक्लूजन। मेटल जो कैटालिस्ट है वो अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देती है, जो कि आगे रिडक्शन में यूज होते हैं। एक तो कैटालिसिस फ्यूजन, ठीक है, यूज्ड इन कैटालिसिस ऑफ मेटल कैटालिसिस, धातु प्रेरकों के उत्प्रेरण में। अधिशोषण मैंने आपको एक एडजॉर्प्शन थ्योरी बताई है कैटालिसिस में, वो यहाँ पर यूज होती है। दूसरा होता है प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ H2O फ्रॉम D2 और H2 को मिक्स कर दें तो हम इन दोनों को सेपरेट करना है या हम इनको प्यूरिफाइड करना चाहें तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि D2 ऑक्लूजन शो नहीं करती बट H2 शो करती है। तो D2 और H2 दोनों जो ये हैं आइसोटोप्स, इनको सेपरेट किया जा सकता है, इनको प्यूरिफाइड किया जा सकता है। समझ गए बच्चों? H2 और D2 के पृथक्करण और शुद्धिकरण में केवल, क्योंकि H2 ऑक्लूजन दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑक्लूजन मेथड का यूज हाइड्रोजन की स्टोरेज में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जाता है, तब इस ऑक्लूजन मेथड का यूज करते हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी जो होती है उसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस की जो एनर्जी है उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, और वो इसी ऑक्लूजन प्रोसेस में। ये लिखा ना, ऑक्लूजन यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ H2 बिकॉज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन लिबरेटेड बाय हीटिंग। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन जो भर गई है मेटल्स के बीच में, अगर हम हीट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, उसका कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ध्यान रखें, ऑक्लूजन में हाइड्रोजन गैस अपना केमिकल जो नेचर है वो नहीं बदलता, केवल फिजिकली वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से ऑक्लूजन प्रोसेस से हाइड्रोजन का स्टोरेज किया जा सकता है। बच्चों समझ गए ना? तो ये था हमारा किससे रिलेटेड मैटर? ऑक्लूजन से। कैसे? आपने देखा कि हाइड्रोजन को कैसे ऑक्लूड किया जाता है। तो ये है मान लो रेड हॉट मेटल, ओके, प्लस H2। तो यहाँ पर ये जो है ऑक्लूजन होगा, मींस हम ये कहें कि ऑक्लूडेड गैस, ओके, यहाँ पर। और फिर अगर हम इसे हीट कर दें, यहाँ पर हमने क्या किया? हीट किया। तो यहाँ का जो भी टेम्परेचर है, ओके, कि ये है यहाँ पर कोई टेम्परेचर, तो अगर हम इसे हीट कर दें इसके टेम्परेचर से ज्यादा, तो जो मेटल है, ओके, मेटल फ्री हो जाएगा, प्लस H2 गैस यहाँ से बाहर जाएगी। और इसी मेथड से ऑक्लूडेड गैस को सेपरेट किया जा सकता है, इसी मेथड से प्यूरिफाइड किया जा सकता है, इसी मेथड से स्टोरेज किया जाए। अब अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, टाइप्स, जो मैंने आपको अभी बताए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा थी एटॉमिक हाइड्रोजन, ओके। फिर उसमें से कम रिएक्टिविटी किसकी थी? नेसेंट हाइड्रोजन। फिर उससे कम ऑर्डिनल, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सी? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ओके। या हम ये कहें कि जो कैटालाइटिक हाइड्रोजन, ओके, और फिर सब उससे हो जाएगी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों कि ये विभिन्न प्रकार की हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये है कि रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। और स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर हम देखें तो कैसे होगा? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ओके, फिर ऑक्लूडेड वाली हो गई H2, फिर ये हो जाएगी आपकी क्या? नेसेंट हाइड्रोजन, और इसके बाद ऑर्डिनरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम स्टेबल हो गई, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। अब हम स्टेबिलिटी में ऑर्डिनरी, ऑक्लूडेड, फिर आ जाएगी नेसेंट हाइड्रोजन, और फिर आ जाएगी क्या? एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये इनकी ऑर्डर है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। तो स्टेबिलिटी बिल्कुल जस्ट उल्टा, क्योंकि स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो मैंने सारे हाइड्रोजन के टाइप्स बताए, उनके बारे में सब कंप्लीट बताया। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, आप एक्सरसाइज में देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हाइड्रोजन की प्रिपरेशन और उसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।